हेलो एवरीवन, आई एम सी पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले 10th चैप्टर जिसका नाम है इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया। सो दोस्तों, अभी तक हमने इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो अपलोड कर दिए एक्सेप्ट फॉर चैप्टर नंबर 3 जो नेक्स्ट वीक में अपलोड हो जाएगा। सो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 10 इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया। सो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका मतलब पढ़ेंगे कि इकोनॉमी प्लानिंग का मतलब होता क्या है। सो इट इज अ टाइम बॉन्ड प्रोग्राम टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि मोदी जी का ऑब्जेक्टिव है कि 2024-2025 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनानी है। तो दोस्तों, ये है ऑब्जेक्टिव जहाँ पे हम इसको अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज को आप सिंपली समझ सकते हो, फैसिलिटी अवेलेबल इन इंडिया। तो दोस्तों, हम कोई रिसोर्स को यूज करके हम अपने इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो दोस्तों, जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है इंडिया में, उसके फीचर्स या फिर उसके पार्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस प्लानिंग को चेक करने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसको हम डिटेल में इस एंड के लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट है अ सर्वे। मतलब कोई भी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक सर्वे किया जाता है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है कि इस प्लानिंग को लाने के बाद इसका इफेक्ट क्या होगा। थर्ड है ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मोदी जी का टारगेट है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, तो एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फोर्थ है प्रायोरिटीज एंड टारगेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना पड़ता है, जिस सेक्टर को उनको आगे बढ़ाना है, जैसे कि इंफ्रा एंड बैंकिंग, यहाँ पर मोस्टली गवर्नमेंट का फोकस रहता है। फिफ्थ है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है यानी कि फैसिलिटी है, उसको अवेलेबल कराना एक फीचर्स है। सिक्स है प्लान पीरियड। दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, वो मोस्टली 5 ईयर्स के लिए होती है। सेवेंथ है इवोल्यूशन। मतलब अगर कोई इकोनॉमिक प्लानिंग बन गई तो उसका इवोल्यूशन मतलब उसका प्रॉपरली पीरियोडिक चेकअप करना कि भैया जो प्लानिंग है वो बराबर से चल रही कि नहीं चल रही है, प्रॉपर डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही है, इस चीज़ को चेक करना एक फीचर्स है। एट्थ है कंटिन्यूस प्रोसेस। दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब हर 5 साल के बाद दूसरी प्लानिंग इंप्लीमेंट की जाती है। नाइन्थ है कोऑर्डिनेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, इसका जो कोऑर्डिनेशन है, जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। 10th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आसानी। यहाँ पर चेंजेस इन प्लान एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी प्लान में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आसानी से हो जाने चाहिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस कितने इकोनॉमिक प्लान बने हैं इन इंडिया। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में 12th प्लान बन चुका है। मतलब 2012 से लेकर 2017 तक प्लान बने हैं, जिसको बोलते हैं 12th 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों, 12th 5 ईयर का प्लान का मेन एम क्या था, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ, मतलब इंडिया को सुपर पावर देश बनाना था। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इनको इस सेक्टर में डेवलपमेंट करना था। तो चलिए देखेंगे अभी कि इनके टारगेट क्या थे, मतलब 12th 5 ईयर के जो प्लान थे उसके टारगेट क्या थे। फर्स्ट टारगेट था इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पर हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट था जीडीपी ग्रोथ रेट। मतलब यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके बहुत कंसर्न था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम इसको 8% मतलब 8% के थ्रू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेंगे। सेकेंड सब पॉइंट है एग्रीकल्चर ग्रोथ, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमारे किसान भाइयों लोग के लिए 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ रखा जाए। एंड थर्ड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है वहाँ पर 10% रखा था, जो लैंडमार्क मतलब बहुत ही बड़ा टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब बात करते हैं दूसरा टारगेट या फिर दूसरा सेक्टर, जहाँ पर पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर फोकस में था। मतलब यहाँ पर पॉवर्टी को रिड्यूस बाय 10%, मतलब 10% से कम करना था, एंड एम्प्लॉयमेंट में 5 करोड़ की बढ़ोतरी करनी थी, मतलब 50 मिलियन जॉब क्रिएट करने थे इनके लिए। थर्ड सेक्टर है एजुकेशन को लेके। एजुकेशन में एलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया।
फोर्थ है हेल्थ को लेके। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे इंडिया में कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है इसको लेके बहुत बड़ा कंसर्न है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 से लेकर 2017 में हेल्थ को लेके बोला था कि यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1% हो जानी चाहिए। एंड जो फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे बहुत ही बड़ा बूम देखने को मिला इन इंडिया। फर्स्ट सब पॉइंट है इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी 9%, मतलब 9% इन्वेस्टमेंट करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड जो सेकंड है इंक्रीज इन रूरल टेलीविजन टेलीफोन टू 70%, मतलब 5-10% की बात नहीं करें, यहाँ पर 70%, जहाँ पे बहुत बड़ा रिफॉर्म्स आया था ड्यू टू जियो। 6 पॉइंट है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर भी गवर्नमेंट का फोकस बहुत था और यहाँ पर 1 मिलियन हेक्टेयर पर एनम ग्रीन कवर करना था। 7 सेक्टर है सर्विस डिलीवरी, मतलब यहाँ पर जो बैंकिंग सर्विस को लेके जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस में अकाउंट खोले गए थे उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस था और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा कि 90% लोगों के पास बैंकिंग अकाउंट होने चाहिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में पढ़कर जाना है। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ प्लानिंग कमीशन, बट आफ्टर 2015 जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग में। इस दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। सो नीति आयोग वाज सैंक्शन ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब इसको सैंक्शन कब किया गया था 2015 में, बट एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन मतलब एक्चुअली इसको स्टार्ट कब किया गया था 2017 के बाद, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ 12th प्लान। अब इसमें कॉन्सेप्ट है थिंक टैंक फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सर? तो थिंक टैंक फंक्शन के अंदर एक कमेटी है जिसमें यहाँ पर एक्सपर्ट बिठाए जाते हैं एंड इस एक्सपर्ट का काम होता है कि समझ लीजिए कोई प्लानिंग, हमने इकोनॉमी प्लानिंग की और उसमें कोई दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आ गई तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इस थिंक टैंक फंक्शन का काम होता है। अब बात करेंगे पिलर्स ऑफ नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, जो नीति आयोग कमेटी बनाई गई थी उसके पिलर्स क्या थे, मतलब उसके सपोर्ट जोन क्या थे या फिर उसको आने का रीजन क्या था? सो फर्स्ट रीजन था विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अपने इंडियन इकोनॉमी को आगे कुछ अलग दिशा दिखाने का टाइम आ गया था। सेकेंड अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12 प्लान। जी हाँ दोस्तों, 12 प्लान का अप्रेजल डॉक्यूमेंट था। एंड थर्ड है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इंडिया को कुछ अलग चेंज करना था, मतलब इंडिया कुछ अलग लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना था। फोर्थ है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, अगर डबलिंग ऑफ फार्मर मतलब अगर फार्मर की इनकम डबल होगी तो फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं। फिफ्थ है आउटकम बजट। सिक्स्थ है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल बॉडी के तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप दिलानी थी। लास्ट पॉइंट है लॉन्चिंग ऑफ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सारे पिलर्स थे नीति आयोग के। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन या फिर इसका ढांचा क्या था नीति आयोग का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 सब पॉइंट है, हम 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है गवर्निंग काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, इस नीति आयोग को चलाएगा कौन? सो दोस्तों यहाँ पर सीएम, मतलब ऑल जो जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उसके सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स ऑफ यूटी चलाएंगे। सेकेंड सब पॉइंट है रीजनल काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, एक रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी जहाँ पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा, जहाँ पर स्पेसिफिक इशू के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड थर्ड सब पॉइंट है स्पेशल इन्वाइटी, मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, जहाँ पर कोई स्पेसिफिक इशू है उसको आप रिजॉल्व कीजिए। एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, जहाँ पर इस टीम में कौन कौन बैठेंगे। तो यहाँ पर चेयरपर्सन जो होंगे वो हमारे मोदी जी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। वीसी यानी कि वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे? तो वहाँ पर फुल टाइम 5 होंगे और पार्ट टाइम 2 होंगे। एंड एक्स ऑफिशियल, मतलब एक्स ऑफिशियल पर्सन कितने होंगे? 4, मैक्सिमम 4। एंड सीईओ एंड सेक्रेटरियल, ये जितने लोग अपॉइंट होंगे इसको नॉमिनेट कौन करेगा? बाय प्रधानमंत्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज मोदी जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि भैया नीति आयोग बना तो दी, बट काम क्या करेगी, उनके फंक्शन क्या होंगे, वो काम क्या करेंगे वो लोग। तो हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट फंक्शन है शेयर्ड नेशनल एजेंडा। जी हाँ दोस्तों, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एजेंडा फॉर पीएम सीएम टू इम्प्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक सोच लेके इंडिया को आगे बढ़ाने की टेक्निक होगी। सेकेंड फंक्शन है स्टेट बेस्ड फ्रेंड एट द सेंटर, मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों को हाथ में हाथ मिलाकर चलना होगा, तभी इंडिया का मकसद पूरा होगा।
थर्ड पॉइंट है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब यहाँ पर जो प्लानिंग होगी वो लोअर लेवल से होगी, मतलब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे कि भैया आप ये चीज़ इंप्लीमेंट कीजिए या फिर ये चीज़ प्लानिंग में इंक्लूड कीजिए। फोर्थ है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब होगा, जो एक टीम होगी जो ये सब चीज़ों पर फोकस करेगी। फिफ्थ है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आप कोई भी प्लानिंग अगर नीति आयोग ने बनाई है तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना, मतलब उसको प्रॉपरली जांच पड़ताल करना, ये एक फंक्शन होता है नीति आयोग का। सिक्स्थ है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मतलब यहाँ पर आपको एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इंडिया के एम को पूरा करना है। सेवेंथ है अदर फंक्शन, जहाँ पर है कंसल्टेंसी, मतलब एक दूसरे का सलाह। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एक दूसरे के झगड़े को रिजॉल्व करो, मतलब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मतलब यहाँ पर अगर कोई टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हो गई है तो उसको अपग्रेड करके सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक डिस्टिंग्विश है बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। मतलब जब ये प्लानिंग बनती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 11 प्लान देयर वाज अ प्लानिंग कमीशन, बट आफ्टर 12 प्लान देयर वाज अ नीति आयोग, मतलब एक नीति आयोग की कमेटी बनाई गई है। तो चलिए इसका डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे और एग्जाम में मुझे लगता है 5 मार्क के लिए जरूर पूछना चाहिए। फर्स्ट डिस्टिंग्विश है प्लानिंग कमीशन वॉज स्टैब्लिश ऑन 1950, मतलब 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बट नीति आयोग को कब बनाया गया था? नीति आयोग को 2015 में बनाया गया था। सेकेंड डिस्टिंग्विश की बात करेंगे तो प्लानिंग कमीशन एंजॉय द पावर्स टू एलोकेट फंड्स, मतलब यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के पास राइट थे कि वो एलोकेट कर सकते थे फंड, किसको? मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसको? मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट कर सकते थे। बट जब बात करें नीति आयोग में, तो नीति आयोग जो है एक एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब यहाँ पे इनको खाली एडवाइस करना था कि भैया आप इनको फंड्स एलोकेट कर सकते हो, बट इनके पास राइट नहीं थे वो चीज़ को लेके कि आप इसको फंड्स एलोकेट करना चाहिए। थर्ड डिस्टिंग्विश है रोल ऑफ स्टेट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड एनुअल इंटरेक्शन ड्यूरिंग प्लान मीटिंग, मतलब यहाँ पर जो रोल थी स्टेट गवर्नमेंट की वो रेस्ट्रिक्ट कर गई थी, मतलब एक सीमित तक की रोल थी। बट जब बात करें नीति आयोग में, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन नीति आयोग। फोर्थ डिस्टिंग्विश है सेक्रेटरीज और मेंबर सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस, मतलब यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किया जा सकता था, बट नीति आयोग में बात करेंगे तो यहाँ पर सेक्रेटरी नोन एज सीईओ टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपॉइंट करेंगे सेक्रेटरी को। फिफ्थ डिस्टिंग्विश है प्लानिंग कमीशन हैड नो प्रोविजन फॉर पार्ट टाइम मेंबर, मतलब प्लानिंग कमीशन में कोई पार्ट टाइम मेंबर इन्वॉल्व नहीं थे। बट जैसे कि आपने देखा कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग में यहाँ पर 2 मेंबर पार्ट टाइम अपॉइंट हो सकते थे। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्स डिस्टिंग्विश पे। सिक्स प्लानिंग कमीशन हैड अ चेयरपर्सन, अ मेंबर सेक्रेटरी एंड फुल टाइम मेंबर, बट नीति आयोग में क्या था? नीति आयोग कंप्राइज ऑफ चेयरपर्सन, वीसी, वाइस चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, एक्स ऑफिशियल मेंबर, यहाँ पर सारे लोग को ले लिया गया था। लास्ट डिस्टिंग्विश है प्लानिंग कमीशन फ्रेम पॉलिसी फॉर स्टेट एंड टाइड अलोकेशन ऑफ फंड्स विद अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की अप्रूवल है वो दी जाती थी। बट नीति आयोग इज ओनली थिंक टैंक, मतलब यहाँ पर एक एडवाइजर कमेटी थी जहाँ पर वो सिर्फ एडवाइस कर सकती थी कि भैया इसको इतना फंड देना है, इसको ये प्रोजेक्ट को इतना पैसा लगाना है, मतलब यहाँ पर नीति आयोग के पास राइट नहीं थे कोई चीज़ को लेके कि यहाँ पर इतने फंड्स को देना ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, एंड अगर आपको लगता है वीडियो दूसरे लोगों के लिए यूज़फुल है तो आप ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।